तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की लीडिंग नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन कंपनी वेदांता लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ कंपनी की मार्केट पोजीशन भी काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में ये कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों आपको एडवांस में बता दें, आज की डेट में ये कंपनी हमें बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रही है। तो अगर आप इस तरह की कंपनी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दोस्तों अगर हम बात करें वेदांता लिमिटेड कंपनी की, तो कंपनी एक माइनिंग कंपनी है जो बहुत सारे मिनरल्स को माइंस करके निकालती है और फिर उसके फिनिश गुड्स निकालती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से मिनरल्स को ये एक्सप्लोर करती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कंपनी जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर एंड ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करती है। कंपनी उसके अलावा और छोटे मोटे काफ़ी बिजनेस में भी इंक्लूड एंगेज्ड है। उसकी बात करें तो कंपनी कॉमर्शियल पावर जनरेशन भी करती है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है और पोर्ट ऑपरेशन भी देखती है कंपनी इंडिया के अंदर। उसके अलावा कंपनी का साउथ कोरिया और ताइवान के अंदर ग्लास सबस्ट्रेट का बिजनेस भी है। तो इसमें देखें तो कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी बहुत सारे मिनरल्स भी निकालती है और दूसरे बिजनेस में भी कंपनी एंगेज है। इसके अलावा बात करें कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को मेजर रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। कंपनी को इंडिया से लगभग 65% के रेवेन्यू आते हैं, मलेशिया से 9% रेवेन्यू आते हैं, चाइना से 3% का और यूएई से 1% रेवेन्यू आता है, और बाकी अदर कंट्रीज में जो कंपनी का बिजनेस है वहाँ से कंपनी को 22% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद जैसे हमने बात की, कंपनी बहुत सारे अलग टाइप के मिनरल्स को माइन करती है। तो यहाँ पर हम देखें कंपनी का 2021 का प्रोडक्शन वॉल्यूम तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने 2021 में रिफाइंड जिंक जो इंडिया के अंदर कंपनी करती है, वो कंपनी ने 715 किलो टन का प्रोडक्शन किया था रिफाइंड जिंक का। उसके अलावा रिफाइंड लेड में कंपनी ने 214 किलो टन का प्रोडक्शन किया था। रिफाइंड सिल्वर का कंपनी 706 टन्स का यहाँ पे जो है प्रोडक्शन किया है। जिंक जो इंटरनेशनल अलग देशों में, दूसरे देशों में जो कंपनी वहाँ से प्रोडक्शन करती है, वहाँ पे 203 किलो टन का प्रोडक्शन किया था। ऑयल एंड गैस का कंपनी ने 1,62,000 BOPD के हिसाब से जो है वहाँ पे प्रोडक्शन किया है। फिर बात करें एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना कंपनी ने 1841 किलो टन का प्रोडक्शन किया है 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। उसके अलावा एल्यूमिनियम का कंपनी ने 1969 किलो टन का प्रोडक्शन किया है 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। और फिर बात करें पावर जनरेशन की, तो पावर जनरेशन में कंपनी ने 11,261 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो जनरेट की हैं पावर जनरेशन के बिजनेस के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के आयरन ओर की, तो आयरन ओर का कंपनी ने 5 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। फिर स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो 1.1 मिलियन टन्स। कॉपर कैथोड की बात करें तो 101 किलो टन का कंपनी ने प्रोडक्शन किया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड है और प्लस कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रही है। तो बात होगी कंपनी के करंट प्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर की। कंपनी के पास कितने रिजर्व्स अवेलेबल हैं फ्यूचर के लिए, जिससे कंपनी हमेशा जो है स्मूथली चलती रहे, कंपनी का जो बिजनेस है वो रन होता रहे। और यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास जो भी माइंस अवेलेबल हैं, जो ऑयल और गैस के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे कंपनी के पास कितना अभी जो माल है वो पेंडिंग पड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए और उसको बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे देखें तो जिंक ओर की बात करें तो जिंक ओर में कंपनी के पास में 255 मिलियन टन्स के अभी रिजर्व्स हैं जो उन माइंस में से कंपनी निकाल सकती है। उसके अलावा आयरन ओर में 73 मिलियन टन्स का जो रिजर्व है कंपनी के पास अवेलेबल है। ऑयल एंड गैस के अंदर 1200 MMBOE यानी कि मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, इतना कंपनी का सभी ऑयल एंड गैस का भी रिजर्व अवेलेबल है। इसके बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट में 73 मिलियन टन्स का रिजर्व कंपनी पास है, जिसके थ्रू कंपनी वो माल अभी प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स हैं और इस हिसाब से देखें तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी सिक्योर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कंपनी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट रन करती है। तो हम चेक करते हैं कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, और सबसे पहला सेगमेंट जिसमें हम बात करें वो है जिंक, लेड एंड सिल्वर का। यहाँ से कंपनी को 28% का रेवेन्यू आता है। और इसमें बात करें कंपनी की मार्केट पोजीशन की, तो इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 2 लार्जेस्ट जिंक और लेड की माइनर है ये कंपनी वेदांता लिमिटेड। और वेदांता लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि इंडिया के अंदर कंपनी का जो जिंक, लेड और सिल्वर का बिजनेस है यही कंपनी जो है वो रन करती है।
उसके बाद बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की, तो कंपनी का प्राइमरी जिंक मार्केट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है 77% का। इसी के थ्रू कंपनी नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी है इंडिया के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी की माइंस की, जो कंपनी के साथ माइंस अवेलेबल हैं, तो कंपनी के पास इंडिया में 4 लेड जिंक की माइंस हैं और 1 रॉक फॉस्फेट की माइन है इंडिया के अंदर। अगला सेगमेंट है हमारा ऑयल एंड गैस का सेगमेंट। ऑयल एंड गैस के अंदर कंपनी 9% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी लीडर है मार्केट की। कंपनी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, यानी कि नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो क्रूड ऑयल बनाती है। और यहाँ पे देखें तो जो टोटल प्रोडक्शन होती है क्रूड ऑयल की इंडिया के अंदर, उसमें से 26% का जो प्रोडक्शन है वो वेदांता लिमिटेड कंपनी करती है, इसीलिए कंपनी प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो कंपनी के पास में 58 ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू कंपनी इनका माइनिंग करती है। उसके बाद बात करें कंपनी के एल्यूमिनियम बिजनेस की, तो यहाँ से कंपनी को 33% का रिवेन्यू आता है और इसमें सेक्टर में भी कंपनी लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। और इस सेक्टर में भी कंपनी को 40% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। यहाँ पे बात करें कंपनी की माइंस की, तो कंपनी पास में 2 बॉक्साइट की माइंस हैं, जहाँ से कंपनी बॉक्साइट निकालती है और इनकी कैपेसिटी है 2 मिलियन टन्स पर एनम। उसके अलावा कंपनी पास एक कोल माइन है, वहाँ की कैपेसिटी है 1 मिलियन टन्स पर एनम। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी एल्यूमिनियम बिजनेस में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। इसके बाद बात करें कंपनी के पावर सेगमेंट की, तो पावर सेगमेंट से कंपनी को 6% रेवेन्यू आता है और कंपनी की जो टोटल पावर कैपेसिटी है वो है 2900 मेगावाट्स की, जो कंपनी के पास में अवेलेबिलिटी है उसके थ्रू इतना पावर जनरेशन करती है। उसके बाद बात करें कंपनी के मार्केट लीडरशिप की, तो कंपनी के पास में 25 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है पावर परचेज का पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ में, यानी कि अगले 25 साल तक पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो वेदांता लिमिटेड कंपनी से ही इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो है वो परचेज करेंगे। उसके बाद बात करें कंपनी के आयरन ओर के बिजनेस की, यहाँ से कंपनी को 5% रेवेन्यू आता है और कंपनी जो आयरन के ऑपरेशंस हैं वो गोवा और कर्नाटका में करती है और इसमें कंपनी की जो एनुअल कैपेसिटी है वो है 11 मिलियन टन्स पर एनम की। इसके बाद करें कंपनी के कॉपर बिजनेस की, तो कॉपर बिजनेस में कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है 13% का और कॉपर के लिए कंपनी के पास में एक रिफाइनरी है और 2 कॉपर रॉड के प्लांट्स हैं, जहाँ पे कंपनी कॉपर कैथोड का प्रोडक्शन करती है और इसमें कंपनी काफ़ी अच्छी पोजीशन है। उसके बाद हमने बात की थी अदर ऑपरेशंस की, वहाँ से कंपनी को 6% का रेवेन्यू आता है। तो इस तरह हम देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है और अलग अलग सेगमेंट से कंपनी को काफ़ी अच्छे अमाउंट में रेवेन्यूज आते हैं। कंपनी की किसी एक ही चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी बिजनेस वाइज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं यूज़ करता हूं पिछले 5 साल का डेटा, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे हम पिछले 5 साल कंपनी का डेटा चेक करते हैं तो सबसे पहला जो पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू, जिससे हमें कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता लग सके। और यहाँ पे देखें तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे 91,000 करोड़ रुपये और जो कि 2022 में बढ़ के हो गए 1,32,000 करोड़ रुपये। और यहाँ पे देखें तो लगभग हर साल कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से इस कंपनी के रेवेन्यूज ड्रॉप हुए हैं, लेकिन 2022 में वापस से कंपनी ने अपनी जो पकड़ है वो बनाई है और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर और ये भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। उसके बाद बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखिए पिछले 5 साल से कंपनी काफ़ी स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और उसमें ग्रोथ भी आई है। 2018 में 27% का मार्जिन था कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और 2022 में बढ़ के 34% हो गया है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्लियरली यही पता लगता है कंपनी के बारे में कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट को मैनेज करती है, साथ साथ कंपनी अपनी ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट है, ऑफिस के एक्सपेंस हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर रही है। साथ साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसको अच्छे से रखती है, इसीलिए कंपनी पास इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। 2018 के अंदर 10,000 करोड़ था और 2022 के अंदर हम देखें तो 18,800 करोड़ रुपये का हो गया है और काफ़ी इंक्रीमेंट इस प्रॉफिट में भी आई है। हाँ, 2020 के अंदर कंपनी ने जरूर 6,600 करोड़ रुपये का लॉस दिखाया था, वो सबको पता है। कोरोना की वजह से सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी तो सारी कंपनीज को प्रॉब्लम आई थी, तो इस कंपनी को प्रॉब्लम आई है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे किया है। कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेमेंट करती है।
2018 में 76% का, 2019 में 99% का, और लास्ट 2022 में कंपनी ने 89% का डिविडेंड पे किया है। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो एक ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिसके थ्रू उनको हर साल डिविडेंड मिल सके और वो पैसा अपना वापस रिकवर भी कर सकें, और ये भी कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के अंदर और लोन लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। और कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उसको प्रॉब्लम होती है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बर्डन की, उसके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है। तो अगर कंपनी ज़्यादा हाई डेट होल्ड करती है तो वो कंपनी ज़्यादा रिस्की भी हो जाती है, तो उस तरह की कंपनी से हमें बच के रहना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का भी हाई डेट है, इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 0.82, यानी कि अगर कंपनी 100 रुपये अपने लगा रखे हैं तो 82 रुपीज़ जो है कंपनी ने डेट भी लिया है, और ये काफ़ी हाई डेट है। 0.5 से अगर ऊपर कंपनी का डेट जाता है तो वो थोड़ी और ज़्यादा रिस्की हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी अगर डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, वो होता है इंटरेस्ट कवर रेशो। अगर इंटरेस्ट कवर रेशो कंपनी का अच्छा है तो वो डेट लेने के बाद भी आराम से अपना बिजनेस कर सकती है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। इंटरेस्ट कवर रेशो का मतलब होता है कि जो भी हर साल कंपनी को पेमेंट करनी है एज एन इंटरेस्ट, उसका कितना गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशो हो रहा है 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। और आपको बता दें किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशो अगर 4 टाइम 5 टाइम या उससे ज़्यादा होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है, और यहाँ पे इस कंपनी का भी 8 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा आपको बता दें डेट के ऊपर बात चल रही है तो कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने जो शेयर्स हैं उनको 100% प्लेज किया, यानी कि उन शेयर्स को गिरवी रख के पैसा लिया हुआ है, और वो पैसा भी कंपनी के ही लिए लिया है। कंपनी ने उसके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर अपनी जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज करी है। पहले कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनका सिर्फ कंपनी के 50% शेयर थे, और इस पैसे से उन्होंने जो है 6,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, और अब कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास में 65% का, बल्कि लास्ट क्वार्टर में तो 69% काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज करी है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स भी खुद से ही बहुत सारे शेयर्स कंपनी खरीद रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि जो भी कंपनी के साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, अपना पैसा एज एन इक्विटी उसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी उनके पैसे के ऊपर कितना रिटर्न जो है वो जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 30% का, और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है, क्योंकि 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है, और इसका तो उस बेंचमार्क से डबल के आसपास का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। और सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, अगर पिछले 5 साल के कंपनी का एवरेज देखते हैं तो पिछले 5 साल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 20% का, और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। तो इसने कंपनी का सारे फाइनेंशियल हम चेक कर रहे हैं तो हमने देख लिया कंपनी के रेवेन्यूज भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, और साथ साथ कंपनी डिविडेंड पे आउट भी अच्छा करती है। कंपनी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी पास में डेट ज़्यादा है, लेकिन उसके अगेंस्ट कंपनी पास में इंटरेस्ट कवर रेशो काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है। तो इस तरह से हम ओवरऑल फाइनेंशियल चेक करके बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अवेलेबल है। दोस्तों अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और जैसा आपको शुरू में बताया था कंपनी आज की डेट में बहुत ही सस्ते दाम पर हमें मिल रही है, तो अब उसी कैलकुलेशन हम चेक करेंगे कंपनी किस तरह से हमें सस्ते दामों में मिल रही है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और फ्री कैश फ्लो का मतलब वो कैश होता है जो कंपनी अपने सारे खर्चे करने के बाद में बचता है, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजर्व जो भी कंपनी करना है उसके बाद जो पैसा बचता है वो होता है फ्री कैश फ्लो, और वही एक कंपनी की असली कमाई होती है, और उसी पैसे में हम कंपनी को वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो देखें तो 2020 में था 10,417 करोड़ रुपये, 2021 में था 22,712 करोड़ रुपये, और 2022 में था 17,679 करोड़ रुपये। अब यहाँ देखें तो तीनों में वेरिएशन आ रहा है, तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं। तो पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ गया 17,000 करोड़ रुपये, यानी कि वेदांता लिमिटेड जो है लगभग 17,000 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से जो कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 8,50,000 करोड़ रुपये, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 17,000 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो कमा रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 8,50,000 करोड़ रुपए। अब इसको हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो ये आती है 2280 रुपये, यानी कि अगर हम 2280 रुपये पर शेयर के हिसाब से वेदांता लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जनरेट करती है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे या प्रीमियम पे खरीदते हैं
तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। कभी जो भी हमने डेटा चेक किया है, जो भी हमने कंपनी का परफॉर्मेंस चेक किया है, वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस ना दे पाए, कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, कोई कंपटीशन आ जाए, या जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन में हमसे कोई एरर हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में हम खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमने जो भी हमारे रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो हमने फेयर वैल्यू निकाली 2280 रुपये पर शेयर, उसका 50% यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 1140 रुपये। तो अगर हम 1140 रुपये पर शेयर के हिसाब से वेदांता लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी सस्ते दामों पर खरीदेंगे और अपना जो रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक लग रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस में कि आज में एक्चुअली कंपनी किस शेयर प्राइस पे अवेलेबल है। तो आपको बता दें आज में कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 262 रुपये पर शेयर, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली थी 2280 रुपये, उसके 10% के आसपास कंपनी अवेलेबल है, यानी कंपनी के फेयर वैल्यू पे हमें आज में 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। और इस वैल्यूएशन को चेक करके हम बिल्कुल क्लियर ही कर सकते हैं कि आज की डेट में हाईली अंडर वैल्यूड है, यानी कि जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी काफ़ी कम प्राइस पे कंपनी आज की डेट में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी बात है कि चाहे कंपनी अंडर वैल्यूड है या जो भी है, हर एक कंपनी के साथ रिस्क अवेलेबल होता है, हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ उसका खुद का जो रिस्क है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा होमवर्क कीजिए और चीज़ें चेक कीजिए। साथ साथ अगर आपके पास कोई एडवाइज़र अवेलेबल है तो आप उससे भी कंसल्ट कीजिए और फिर सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आपको इस कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ कंपनी आज में बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो रही है। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।